हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास पे स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 5 के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन में यह प्रश्न लिखा हुआ है। चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में प्रबुद्ध दार्शनिक एवं बुद्धिजीवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दरअसल 18वीं शताब्दी में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हो रहे थे। इन परिस्थितियों में शासन व्यवस्था सामंजस्य स्थापित करने में पूर्णतया असफल थी। इस कारण फ्रांसीसी जनसामान्य में भयंकर रोष फैलने लगा। फ्रांसीसी असंतोष को मार्गदर्शन करने का कार्य इन्हीं दार्शनिकों एवं बुद्धिजीवियों ने किया और परिवर्तन की मांग को सशक्त बनाया। 18वीं सदी में फ्रांस में वैचारिक स्तर पर विचारों को त्याग कर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा रहा था। यूरोपीय जनता जागरूक हो रही थी। देश में व्याप्त बुराइयों का पर्दाफाश हो रहा था। जागृति फैलाने में प्रबुद्ध लोगों, जिनमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरो, क्वेस्त्रो, तुर्गो और डॉक्टर एलम्बर्ट आदि का विशिष्ट योगदान था। इन लोगों ने स्वतंत्र धार्मिक असहिष्णुता, भ्रष्ट तथा निरंकुश राजतंत्र, आर्थिक नियंत्रण एवं न्यायिक दोषों को उजागर किया। इस बौद्धिक जागरण की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि समस्या के चिंतन का केंद्र मनुष्य था। इसमें मानव कल्याण को परम लक्ष्य स्वीकार किया गया। इसके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि राज्य, चर्च तथा अन्य संस्थाओं को केवल मनुष्य के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हालांकि यह प्रश्न विवादास्पद है कि बौद्धिक आंदोलन फ्रांसीसी क्रांति में कहाँ तक उत्तरदायी था। प्रायः बौद्धिक चेतना को क्रांति की आत्मा कहा जाता है। स्वयं नेपोलियन का कथन था कि यदि फ्रांस में रूसो ना होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव नहीं थी। इसी प्रकार एक विद्वान शातोव्रिया का कथन है कि फ्रांसीसी क्रांति बौद्धिक आंदोलन एवं भौतिक दुखों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई थी। अतः मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति को दार्शनिकों ने ही जन्म दिया। प्रबोधन आंदोलन ने फ्रांस में 18वीं सदी में बहुत ही स्पष्ट एवं सशक्त भूमिका अदा की। इस काल में अधिकांश प्रवर्तक या तो फ्रांसीसी थे या फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित थे। इस युग की शैली विश्लेषणात्मक थी। उसमें विचारों, संस्थाओं तथा पद्धतियों का अत्यधिक सूक्ष्म ढंग से परीक्षण किया गया था। हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों एवं उनके योगदानों की संक्षिप्त व्याख्या निम्न रूप से करते हैं। सबसे पहले हम मॉन्टेस्क्यू के बारे में जानेंगे। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का प्रसिद्ध विचारक, तत्ववेता एवं इतिहासकार था। उसकी प्रारंभिक रचनाएं प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित थी, जिसमें उन्होंने सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि मनुष्य का अध्ययन उसके प्राकृतिक परिवेश के अध्ययन के बिना अपूर्ण है। उसकी प्रथम कृति पर्शियन लेटर थी, जिसमें उन्होंने 2 ईरानी यात्राओं के माध्यम से फ्रांस की मूर्खतापूर्ण, अंधविश्वास, कुप्रथा और अनेक रूढ़िवादी संस्थाओं का व्यंग्यपूर्ण ढंग से मखौल
उड़ाया था। इसकी सर्वाधिक व्याख्यात रचना द स्पिरिट लॉ थी, जिसमें उन्होंने सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यक्तियों में संबंध दर्शाने का प्रयास किया और शासन की विभिन्न प्रणालियों पर विचार विमर्श किया। इसमें उन्होंने दासता, धार्मिक अत्याचार तथा निरंकुशवाद पर बौद्धिक आक्रमण करते हुए फ्रांस की तत्कालीन सरकार को निरंकुश बताया। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसके अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के क्षेत्र को पृथक पृथक करना आवश्यक है, ताकि एक दूसरे पर नियंत्रण रखा जा सके। उनकी मान्यता थी कि शक्ति के विभाजन से कई बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने अपनी पुस्तक शक्ति पार्थक्य में इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इनकी बातें कितनी मूल्यवान थी, इसका प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी संविधान ने भी इसे स्वीकार किया है। अब जो इसके दूसरे महत्वपूर्ण विचारक हैं वे हैं वॉल्टेयर। वॉल्टेयर फ्रांस के प्रसिद्ध लेखकों में एक थे। उन्हें अन्याय और कट्टरपन से सख्त नफरत थी और वे इसके विरुद्ध मुखर रहे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इन बदनाम चीज़ों को नष्ट कर दो थी। उन्होंने देखा कि पादरी फ्रांस की जनता को अपने उपदेशों से गुमराह कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भ्रष्ट गिरजाघरों को नष्ट करने का बीड़ा उठाया। अन्याय और अंधविश्वास का पर्दाफाश करना उसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। उन्होंने लेटर्स ऑन इंग्लिश नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड की अवस्थाओं की तुलना की। फ्रांसीसी सरकार ने इस पुस्तक को क्रांति के भय से प्रतिबंधित कर दिया। वॉल्टेयर ने न्यूटन को सीजर और सिकंदर से महान बताया। उसके विचार थे कि हमारे सम्मान का पात्र वह है जो हमारे मस्तिष्क पर सच्चाई से प्रभाव डालता है, वह नहीं जो हिंसा के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करता है। वॉल्टेयर की पुस्तक लुई 14वां का युग में न केवल लुई के विषय में लिखा है, बल्कि उस समय के विचारकों, लेखकों, कलाकारों आदि की भी चर्चा की है। वॉल्टेयर को फ्रांस में ही नहीं बल्कि सारे यूरोप में श्रेय प्राप्त है। लोगों को बुद्धिवाद और नए विचारों की तरफ झुकाने में वॉल्टेयर की रचना का बड़ा भारी असर हुआ। उसने विचार स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की तथा परिवर्तन की लहर लाने में महत्ती भूमिका का निर्वहन किया। इसी कड़ी में हम तीसरे जो विचारक हैं रूसो, उनके बारे में जानेंगे। रूसो फ्रांस के प्रबुद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने कई निबंध, उपन्यास तथा जीवनी की रचना की। उन्होंने अपने एक निबंध में आधुनिक सभ्यता का खुलकर विरोध किया। उनके अनुसार भौतिक सुख की प्राप्ति ही प्रगति नहीं है। आधुनिक प्रगति मनुष्य को पतन की ओर ले जा रही है। वास्तविक प्रगति का संबंध नैतिक विकास से है। आधुनिक समाज में नैतिकता के स्थान पर असमानता, भ्रष्टाचार, क्रूरता और द्वेष का विकास हुआ। अतः वह समय दूर नहीं जब भयानक स्थिति उत्पन्न होगी और क्रांति होगी। रूसो ने जीवन में असमानता देखा और यह माना कि सामाजिक दोषों के कारण ही असमानता है। उन्होंने दो प्रकार की असमानता का उल्लेख किया।
प्रथम, प्राकृतिक, जैसे कुछ लोग आलसी हैं एवं कुछ क्रियाशील हैं, कुछ मंदबुद्धि हैं तो कुछ तेजस्वी। द्वितीय, समाज द्वारा व्युत्पन्न है, जैसे एक वर्ग को ही पढ़ने और नौकरी करने का अधिकार है, दूसरों को नहीं। उनके अनुसार दूसरी प्रकार की असमानता को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार रूसो ने सामाजिक संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थन किया। रूसो आर्थिक विषमता का भी प्रबल विरोधी था। वह कहता था कि किसी व्यक्ति को इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति को खरीद सके, और किसी व्यक्ति को इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वह अपने आप को बेच दे। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रूसो बताते हैं कि शिक्षा द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उसे शिक्षा का भविष्य में प्रयोग सीखना चाहिए। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वर्णित है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, फिर भी हर तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसमें उसने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा था कि सभ्यता और संस्कृति के विकास ने राज्य को जन्म दिया और व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजा का गठन हुआ। रूसो के अनुसार राज्य का जन्म सत्ता तथा उन लोगों के बीच इकरारनामा था जिन्होंने इसका निर्माण किया था। इस प्रकार यदि सत्ताधारी जनता के प्रतिनिधि जनता की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगे तो जनता के यह अधिकार हैं कि वह उन्हें बदल दे। इसी कड़ी में चौथे जो दार्शनिक हैं दिदरो, उनके बारे में जानेंगे। दिदरो ने फ्रांस की समस्त पुरातन संस्थाओं का विरोध किया। वह यह कहा करता था कि निरंकुश राजा और पादरियों ने संसार में सबसे अधिक कटुता उत्पन्न की। उसने अनेक विद्वानों का सहयोग प्राप्त करके एक विशाल विश्वकोश संपादित किया। यह विश्वकोश तथ्यों का संकलन मात्र नहीं था, वरन इसमें प्रख्यात विद्वानों द्वारा लिखे गए लेख भी शामिल थे। इसमें शांति, प्राकृतिक विज्ञान और मजदूरों तथा व्यापारियों की उपलब्धियों की प्रशंसा की गई। इस विश्वकोश ने समाज में तर्कवाद का व्यापक प्रचार किया। अगले जो हमारे विचारक हैं वे हैं क्वेस्त्रो। क्वेस्त्रो फ्रांस के भू अर्थशास्त्री थे। वे व्यापार के स्थान पर भूमि और कृषि को ही धन का स्रोत मानते थे। उनके अनुसार व्यापार में केवल स्थान परिवर्तन से ही वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, परंतु यह धन का उत्पादन नहीं है। वास्तव में धन का मूल स्रोत प्रकृति है, जहाँ से मनुष्य कृषि, खनिज, फल, मछली इत्यादि के माध्यम से धन प्राप्त करता है। उनकी मान्यता थी कि उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वे मानते थे कि कृषक गरीब और दरिद्र है तो राज्य और राजा भी दरिद्र है। इस प्रकार हम लोगों ने विभिन्न विद्वानों को देखा। अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष देखेंगे, कंक्लूजन पार्ट। तो हम उसमें देखते हैं, इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि फ्रांस की क्रांति में बुद्धिजीवियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार यह विवाद का विषय होते हुए भी कि फ्रांस की क्रांति में प्रबुद्ध वर्ग का कितना योगदान था, यह तो मानना ही पड़ेगा कि धार्मिक उदारता का विजय तथा बुद्धिवाद का विकास वास्तव में 18वीं सदी में ही हुआ। उद्योगवाद तथा बड़ी मशीनों के प्रयोग के साथ धर्म की तरफ से लोग और भी ज़्यादा लापरवाह हो गए। बुद्धिवादी दृष्टिकोण ने
संकीर्णवादी धार्मिक दृष्टिकोण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। इस तरह से हमारा यह प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से अपने नोट्स का राइट डाउन करके इसका संकलन कर लेंगे और मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नए प्रश्न के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग इसे पढ़ें और कलमबद्ध करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।